नमस्कार विद्यार्थियों। आज आपका जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो टॉपिक है अपना बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र आपने देखा होगा, अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, और यहाँ से जो क्वेश्चन आने की संभावना है, जिसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊँ। जैसे कई बार देखा होगा, जैसे सोयाबीन की फसल में किस राइजोबियम की प्रजाति का यूज किया जाता है, ठीक है, और उसका जो आंसर है अपना राइजोबियम जापोनिकम प्रजाति मोस्टली अपन काम में लेते हैं, ठीक है। यहाँ सबसे पहले अपन बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर क्या है। बायो का अर्थ होता है जैव, और फर्टिलाइजर जो है वो है आपका उर्वरक। तो यहाँ अपन सीधी सी भाषा में ये कह सकते हैं कि जीवों के द्वारा जो फर्टिलाइजर तैयार किया जाता है इसे अपन बायो फर्टिलाइजर कहेंगे। यहाँ देखो, आपने एक ट्रेस लग रहा है आपके यहाँ पर, बायो प्लस फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर। तो जीवों के द्वारा तैयार किया गया जो उर्वरक है, उस उर्वरक को अपन क्या कहेंगे? बायो फर्टिलाइजर। या इसकी परिभाषा को अपन यूं समझ सकते हैं, जैव उर्वरक एक उत्पाद है। और किसका उत्पाद है? सूक्ष्म जीवों का, जिसमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा वायुमंडल की अघुलनशील नाइट्रोजन को विलेयशील अवस्था में या घुलनशील अवस्था में बदला जाता है, और मृदा में जटिल कार्बनिक पदार्थों से जुड़ी हुई फास्फोरस को सरल अवस्था में बदला जाता है। इसे जैव उर्वरक कहा जाता है, ठीक है। देखिए एक बार, जैव उर्वरक एक उत्पाद है जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण व फास्फोरस को विलेयकारी बनाता है। यहाँ देखो, अपन बात करेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि अपना जो क्लाइमेट है, अपना जो एटमॉस्फेयर है, अपना वायुमंडल है, इस वायुमंडल के कुल भाग का 78% जो भाग है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 78% मात्रा में होने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि अपना जो किसान है, वो किसान खेत के अंदर फसल की ग्रोथ के लिए, उसकी बढ़िया प्रोडक्शन के लिए, बढ़िया ग्रोथ के लिए वो क्या करता है? नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है। तो जब अपने क्लाइमेट के अंदर, अपने एटमॉस्फेयर के अंदर 78% जो एरिया है, उस एरिया के अंदर आपके जैसे नाइट्रोजन गैस पाई जाती है कुल आयतन में से, फिर भी वो यूरिया वगैरह या जो भी नाइट्रोजनदारी फर्टिलाइजर है वो क्यों यूज करता है? तो इसका जो कारण है, उस कारण के बारे में बात करेंगे। ये जो आपका 78% नाइट्रोजन है, ये अविलेयशील अवस्था में होता है, या यूं मैं कहूं अप्राप्य अवस्था में होता है। और ये अप्राप्य अवस्था में होने के कारण पौधा इसका उपयोग नहीं कर पाता। इसलिए इसकी जो उपलब्ध अवस्थाएं हैं, इसकी जो प्राप्य अवस्थाएं हैं नाइट्रोजन की, वो मैंने आपको पढ़ाया NH4+, और एक होता है भैया आपके NO3- अमोनियम, और एक होता है नाइट्रेट। ये दोनों नाइट्रोजन की प्राप्य अवस्थाएं हैं, उपलब्ध अवस्थाएं हैं। जेट 2014 के अंदर नाइट्रोजन की दोनों प्राप्य अवस्था आपसे पूछी गई। तो यहाँ पर देखो, बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं, इसमें जो सूक्ष्म जीव है वो क्या करते हैं? वायुमंडल की जो ये अघुलनशील नाइट्रोजन है, इस अघुलनशील नाइट्रोजन को इन प्राप्य अवस्थाओं के अंदर ये बदलने का काम करते हैं, जिससे पौधों को क्या होता है? एक उचित ग्रोथ होती है, मृदा की जो फर्टिलिटी है उसका बढ़ती है, वो इंक्रीमेंट होता है। तो ये चीजें आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर की जो परिभाषा है, जैव उर्वरक एक उत्पाद है जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण व फास्फोरस को विलेयकारी बनाता है। यहाँ अपन बात करेंगे कि नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करने वाले, जिसे इनको मोस्टली दो भागों में हमने बांटा है। पहला है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक आता है आपका सहजीवी और एक आता है आपका मुक्त जीवी। तो सहजीवी की बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे सहजीवी क्या होता है। तो सहजीवी के अंदर क्या होता है? जैसे एक जीव दूसरे जीव के साथ अपना जीवन यापन करता है, और वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बेनिफिट पहुंचाते हैं, एक दूसरे के लिए वो बेनिफिशियल होते हैं। उसे अपन क्या बोलेंगे? सहजीवी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए, सहजीवी का जो पहला उदाहरण है, जैसे राइजोबियम है आपका। राइजोबियम एक सहजीविता का बहुत बड़ा उदाहरण है। वो कैसे है इसको समझते हैं। पहले देखो आप, सहजीवी की जो डेफिनेशन था, सहजीवी नाइट्रोजनी स्थिरीकरण को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। जो सहजीवी जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, इसको 3 भागों में बांटा है। पहला आता है दलहनी फसलों के साथ
सहजीवी। तो यहां पर देखो जो दाल वाली फसलें हैं, ये जैसे आपकी दाल वाली फसल है, इस दाल वाली फसल की ग्रंथियों के अंदर क्या, ये जड़ों में क्या होती है, ग्रंथियां होती है, और इन ग्रंथियों के अंदर एक वर्णक होता है जिसका नाम है लैग हीमोग्लोबिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दलहनी फसलों की ग्रंथियों में लैग हीमोग्लोबिन। तो दाल वाली फसलों के अंदर जो ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों के अंदर एक वर्णक होता है, उसका नाम है लैग हीमोग्लोबिन। तो ये जो ग्रंथियां हैं इसमें लैग हीमोग्लोबिन होता है। अब जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, उस राइजोबियम बैक्टीरिया को यहां जैसे वो इन ग्रंथियों में क्या लेता है, आवास प्लस पोषण। तो यहां पर जैसे आपने देखा होगा दाल वाली फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाला जो वर्णक है, उस वर्णक का नाम क्या है, लैग हीमोग्लोबिन। दूसरा, ये लैग हीमोग्लोबिन होने के कारण जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो यहां से आवास लेता है, और आवास के साथ क्या लेता है, पोषण लेता है। बदले के अंदर क्या करता है, जो वायुमंडल की एगुलेंशियल नाइट्रोजन है, उस एगुलेंशियल नाइट्रोजन को वो प्राप्य अवस्था में बदलता है, NH4+ और NO3- के रूप में बदलता है, जिससे पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होती है और पौधा क्या करता है, अपनी वृद्धि को बढ़ाता है। इसी कारण आपने देखा होगा दाल वाली फसलों की ग्रंथियों में राइजोबियम बैक्टीरिया होने के कारण नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, और किसान है ना अक्सर जो दलहनी फसल है उसके अंदर नाइट्रोजन का ज्यादा यूज नहीं करता। ये इसका सबसे बड़ा फैक्टर यही है। तो यहां पर जो सहजीवी है, सहजीविकता का सबसे बड़ा जो उदाहरण है जिसे हमने देखा दलहनी फसलों के साथ राइजोबियम। अब यहां जो अपनी एग्जाम है, उस एग्जाम के अंदर यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी दाल वाली फसलों के अंदर कौन सी राइजोबियम प्रजाति पाई जाती है। तो यहां पर देखो अपन बात करेंगे, यहां है क्रम संख्या राइजोबियम की प्रजाति, और एक आता है कि ये राइजोबियम की प्रजाति किस फसल के अंदर है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। तो यहां नंबर 1 पे है आपका राइजोबियम ट्राइफोलाई। तो राइजोबियम ट्राइफोलाई जो है आपका बरसीम होता है, बरसीम की जड़ों में राइजोबियम ट्राइफोलाई बैक्टीरिया होता है और ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो ध्यान रखना, राइजोबियम ट्राइफोलाई बरसीम के अंदर पाया जाता है। आपसे पूछा जाए बरसीम की फसल के अंदर किस प्रकार की राइजोबियम प्रजाति पाई जाती है, तो ये राइजोबियम ट्राइफोलाई। सेकंड है आपका राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम। तो राइजोबियम जो लेग्यूमिनेसोरम है, जो आपकी दाल वाली फसलें जैसे आपकी मटर है, मसूर है, अन्य दलहन है, तो उसमें राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम पाई जाती है। जैसे आपका यहां पर देखो लेग्यूमिनेसोरम मटर, मसूर व अन्य दलहन कुछ है ना। एक आता है राइजोबियम जो स्पीसीज है, राइजोबियम स्पीसीज में जैसे मूंग है, उड़द है, चना है, मोठ है। तो पहला हो गया ट्राइफोलाई बरसीम के अंदर। नंबर 2 है लेग्यूमिनेसोरम जो है आपका मटर मसूर में। इसके अलावा राइजोबियम स्पीसीज है। राइजोबियम स्पीसीज किस में पाई जाती है, आपके मूंग, उड़द और चने में। एक होता है राइजोबियम मेलिलोटी, ठीक है, कुछ किताबों के अंदर देखा होगा आपने राइजोबियम मेलिलोटाई के नाम से भी इसके बारे में है ना लेख मिलता है अपने को। तो राइजोबियम जो मेलिलोटी है, मेथी है, रिजगा है और सेंजी। तो मेलिलोटी जो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। राइजोबियम मेलिलोटाई मेथी, रिजगा और सेंजी में पाया जाता है। एक आता है राइजोबियम फेशियोलाई। तो राइजोबियम फेशियोलाई जो है वो है सेम और राजमा के अंदर। जो आपका डालिकस लबलब होता है, सेम होता है, सेम के अंदर राइजोबियम फेशियोलाई प्रजाति पाई जाती है। एक आता है राइजोबियम जापोनिकम। तो राइजोबियम जापोनिकम सोयाबीन में, मूंगफली में, चमड़ा में और सनई के अंदर। लेकिन मोस्टली यहां से पूछा जाता है मूंगफली की फसल, सोयाबीन की फसल के अंदर किस प्रकार की राइजोबियम प्रजाति काम में ली जाती है या पाई जाती है। तो यहाँ पर वेरी जो मोस्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका सोयाबीन की फसल के लिए राइजोबियम जापोनिकम प्रजाति है ना काम में ली जाती है, या इसकी जड़ों में जापोनिकम प्रजाति का बैक्टीरिया पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ बेसिकली जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं जेट ICAR की, उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि ये जो टेबल है, ये टेबल आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टेबल में से आपके एक क्वेश्चन हो सकता है आने वाली एग्जाम के अंदर आपको मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ एक बार उसको वापस रिवीजन करते हैं। पहला है ट्राइफोलाई बरसीम के अंदर। नंबर 2 है लेग्यूमिनोसोरम है आपका मटर मसूर। एक आता है स्पीसीज है आपका मूंग है, मोठ है, चना है, मेलिलोटाई है, मेथी, रिजका और सेंजी के अंदर। राइजोबियम फेशियोलाई सेम और राजमा में।
और राइजोबियम जापोनिकम जो होता है मोस्टली सोयाबीन के अंदर, मोस्टली सोयाबीन इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है ये तो था आपका दलहनी फसलों के साथ सहजीवी। एक आता है आपके अदलहनी फसलों के साथ सहजीवी। तो यहां अदलहनी फसलों के साथ जैसे कुछ ऐसे आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको अपन बोल सकते हैं, वो क्या होते हैं जैसे दलहनी फसलों के अलावा जो गैर दलहनी फसलें हैं उनके साथ सहजीवी का संबंध यापन करते हैं। ठीक है, यहां देखो आप अदलहनी फसलों के साथ सहजीवी। तो अदलहनी फसलों के साथ सहजीवी के अंदर पहला है आपका एजोस्पाइरलम। तो एजोस्पाइरलम है आपके, देखो यहाँ जो खाद्यान्न फसलें हैं, चावल है, जवार है, गन्ना है, बाजरा है, इन फसलों के अंदर ये क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। इसके अलावा एजिटोबैक्टर है आपका। एजिटोबैक्टर क्या है, गेहूं, जौ, मक्का आदि की फसल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए एजोस्पाइरलम जो है चावल में, जवार में, गन्ना में, बाजरा में, सब्जियों के अंदर, तो आपसे पूछा जाए सब्जियों के अंदर क्या आता है, एजोस्पाइरलम। एक आता है एजिटोबैक्टर जो है गेहूं के अंदर, जौ में, मक्का में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो पहला था दलहनी फसलों के साथ, नंबर 2 है अदलहनी फसलों के साथ। एक आता है एजुलाफ्रन के साथ। तो एजुलाफ्रन के साथ है ना, जैसे आपने देखा होगा नोस्टॉक, एनाबीना, कुछ शैवाल है वो भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का कार्य करते हैं। तो सहजीवी 3 प्रकार से था, है ना, एक आता है दलहनी फसलों के साथ, एक अदलहनी फसलों के साथ, एक आता है जो आपका एजुलाफ्रन है उसके साथ सहजीवी संबंध। नेक्स्ट आता है देखो फ्री लिविंग। फ्री लिविंग की अपन बात करेंगे जिसे अपन कह सकते हैं मुक्त जीवी। ठीक है, मुक्त जीवी को 2 भागों में बांटा है आपने। जो फ्री लिविंग आता है इसका अर्थ ये होता है ये किसी के साथ सहजीविता का कार्य नहीं करता, ये अपने आप में एक स्वतंत्र है। ठीक है, यहां अपन बात करेंगे वे जीवाणु जो परपोषी एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इसका जो पहला है वो क्या है आपका कि वो जीवाणु जो स्वपोषी या परपोषी या प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो परपोषी दूसरों के ऊपर रहकर भी अपना जीवन यापन करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे आपका आता है एजिटोबैक्टर, एक आता है आपका क्लोरोस्ट्रिडियम और एक आता है क्लेबेशियला। उसके अलावा जैसे नीली हरी शैवाल जो कि प्रकाश संश्लेषी है, दूसरा है नीली हरी जो शैवाल है वो क्या है आपका प्रकाश संश्लेषी है। उसके बाद अपन बात करेंगे, ये तो था आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरणकारी बैक्टीरिया। इसके बाद अपन बात करते हैं फास्फोरस विलेयशील। तो फास्फोरस विलेयशील बैक्टीरियाओं के अंदर अपन बात करते हैं फास्फोरस विलेयकारी जो जैव उर्वरक है उसके बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है, आपने देखा होगा जो मृदा के अंदर जिसे फास्फोरस होती है वो जटिल कार्बनिक पदार्थों के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो मृदा में पाई जाने वाली जो फास्फोरस है वो जटिल कार्बनिक पदार्थों के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो मृदा में पाए जाने वाले कुछ फंगस के द्वारा, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, कुछ एक्टिनोमाइसिटीज के द्वारा उस जटिल कार्बनिक पदार्थों से जुड़ी हुई जो फास्फोरस है उस फास्फोरस को विलेयकारी अवस्था में बदलने का काम करते हैं। तो यहां पर अपन बात करेंगे, देखो इसकी डेफिनेशन देखो, वायु जो फास्फोरस विलेयकारी जैव उर्वरक है मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के द्वारा मृदा में जटिल कार्बनिक पदार्थों से जुड़ी हुई फास्फोरस को विलेयशील अवस्था में बदलने का कार्य करते हैं। उनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। जैसे एक आता है फास्फोरस विलेयकारी जीव। तो फास्फोरस विलेयकारी जो जीव है इसके अंदर सबसे पहला अपन बात करेंगे, एक आता है जैव उर्वरक का प्रकार और एक आता है प्रयुक्त सूक्ष्म जीवाणु। तो यहां पर देखो आपने देखा PSB, ये PSB है, इसकी अपन बात करेंगे सबसे पहले फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया। जो PSB है यहां P का अर्थ फास्फोरस है, S का अर्थ सोल्यूबल है, एक आता है बैक्टीरिया। तो ये फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया है फास्फोरस को घोलने वाले, विलेयकारी अवस्था में बदलने वाले जीवाणु, जिसकी मुख्य प्रजातियां हैं बेसिलस मेगाथेरियम और बेसिलस पॉलीमिक्सा। इसकी इंपॉर्टेंट जो प्रजातियां हैं बैक्टीरिया की वो क्या है आपके फास्फोरस को विलेयकारी अवस्था में बदलने का काम करते हैं। एक आता है PSF, यहां अपन बात करेंगे PS और एक आता है F, फास्फोरस सोल्यूबल फंगस, है ना। तो फास्फोरस सोल्यूबल फंगस का अर्थ ये होता है कि ऐसी फंगस
जो मृदा में जटिल कार्बनिक पदार्थों से जुड़ी हुई फास्फोरस को विलेयकारी अवस्था में बदलती है उसे पीएसबी कहा जाता है, जिसे एस्परजिलस अवामेरी और एस्परजिलस कैंडिडस ये ऐसी फफूंद है जो फास्फोरस को विलेयकारी अवस्था में बदलने का काम करती है। तो पहला था आपका पीएसबी फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, एक आता है पीएसएफ फास्फोरस सोल्यूबल फफूंद मेगाथीरियम पॉलीमिक्सा, यहाँ अवामेरी, और एक आता है कैंडिडस। उसके अलावा देखो तीसरा है फास्फोरस गोलक एक्टिनोमाइसिटीज है ना, यहां देखो पीएसए। तो जो पीएसए है, इस पीएसए की बात करेंगे, फास्फोरस सोल्यूबल एक्टिनोमाइसिटीज है। इसमें स्ट्रेप्टोमाइसीज स्पीसीज के जो एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं वो फास्फोरस को विलेयकारी अवस्था में बदलने का काम करते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका सहजीवी कवक। तो पहला तो था आपका फास्फोरस विलेयकारी जीव और दूसरा है सहजीवी कवक। तो सहजीवी कवकों की अपन बात करेंगे। यहाँ पे देखो कुछ कवक ऐसे होते हैं जो सहजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। देखो कुछ कवक पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर मृदा में फास्फोरस को पौधों को उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे वाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाम की बात की जाए, वाम क्या होता है, तो ये वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा है। वाम क्या है आपका, वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा है, वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा। तो यहाँ जो वाम है, ये वाम क्या करता है, जैसे ये आपका जो प्लांट है, ये प्लांट की जड़ें हैं, तो इन प्लांट की जड़ों में जैसे ये वाम का एक प्रकार से माइकोराइजा, तो ये कुछ अपने कुछ जो रोम्स है उसको जड़ में और कुछ जो रोम्स है उसको मिट्टी में रखता है। यहाँ समझने का प्रयास करना कि यहाँ पर जो वेसिकुलर अर्बोस्कुलर जो माइकोराइजा है, वो माइकोराइजा अपने कुछ जैसे ये देखो फिलामेंट्स जो होते हैं उनको पौधों की जड़ों में, और कुछ को क्या रखता है, ये जैसे मिट्टी में रखता है। अब यहाँ ये जो फंगस है आपका या माइकोराइजा है, वो क्या करता है, मृदा के अंदर फास्फोरस को विलेयकारी अवस्था में बदलता है और विलेयकारी अवस्था में बदलकर प्लांट तक इसको पहुंचाने का कार्य करता है। तो कुल मिला के आपका वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा जो पौधों को फास्फोरस उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है आपके नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी की अपन बात करेंगे। तो नीलहरित शैवाल जो हरी काई है, ये भी आपकी फसलों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें बोलेंगे बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। नीलहरित शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, यह पानी की सतह पर पाई जाने वाली लाभदायी काई है। तो जो नीलहरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है और ये पानी की सतह पर पाई जाने वाली क्या है, एक काई है। ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। देखो यह लगभग 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। जिसे नीलहरित जो शैवाल है, नीलहरित शैवाल इसका उपयोग है धान की रोपाई के 7 दिन बाद, जब खेत में 8 से 10 सेंटीमीटर पानी हो, तब इसकी 1 हेक्टेयर में 8 से 12 किलोग्राम नीलहरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। तो देखो धान का जो खेत है, धान के खेत के अंदर जब पानी जो है वो 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए और रोपाई के 7 दिन बाद में अपन जैसे ये 1 हेक्टेयर है, इस 1 हेक्टेयर में 8 से 12 किलोग्राम अपन ये काई डालेंगे, तो ये 8 से 12 किलोग्राम जो काई है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगी, जिससे क्या होता है, धान की फसल की ग्रोथ क्या होती है, उचित होती है, बढ़िया ग्रोथ होती है। ठीक है, यह आपका नीलहरित शैवाल है। एक आता है बेस्ट बायो फर्टिलाइजर, धान की फसल के लिए बेस्ट बायो फर्टिलाइजर। तो धान की फसल के लिए बेस्ट बायो फर्टिलाइजर जो है वो है आपका एजोला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए धान की फसल के लिए बेस्ट बायो फर्टिलाइजर कौन सा है, तो वो है आपका जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर एजोला। एजोला पानी में तैरने वाली एक फरन है। आपसे पूछा जाए एजोला क्या है, एजोला एक पानी में तैरने वाली क्या है, एक फरन है। इसकी पंखुड़ियों में उपस्थित नीली हरी काई एनीबीना के साथ क्या करती है, सहजीवी यापन करती है और इसके द्वारा 1 हेक्टेयर के अंदर लगभग 40 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन का क्या होता है, स्त्रीकरण होता है और ये धान की फसल के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होती है। ठीक है, तो देखो धान की एजोला है, धान की फसल के लिए सबसे बेस्ट बायो फर्टिलाइजर है।
नीलहरी शैवाल के द्वारा 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया गया और इसके द्वारा जो है 1 हेक्टेयर के अंदर आपने 40 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया गया है। धान के लिए बहुत बेस्ट है। इसके बाद में देखो अपन बात कर रहे थे जैसे बायो फर्टिलाइजर में आपने राइजोबियम पढ़ा, तो राइजोबियम के द्वारा देखो एक होता है सीड ट्रीटमेंट। अपन बात करेंगे जो सीड ट्रीटमेंट है, सीड ट्रीटमेंट क्या होता है, बीज उपचार का जो मेथड है उस मेथड के बारे में अपन बात करेंगे। तो इस टॉपिक के बारे में एक बार वापस देखते हैं। आज का जो टॉपिक था बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक एक वे उत्पाद है जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण व फास्फोरस को विलेयकारी अवस्था में बदलते हैं। जैसे इसको दो भागों में बांटा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले थे इसके अंदर पहला सहजीवी। सहजीवी का क्या होता है, दो जीव एक दूसरे के सहयोग से अपना जीवन यापन करे, इसे सहजीवी बोलेंगे। सहजीवी के 3 एग्जाम्पल है, दाल वाली फसलों के साथ सहजीवी जैसे आपका राइजोबियम बैक्टीरिया, एक आता है अदलहनी फसलों के साथ जैसे आपका एजोस्पाइरलम है, उसके बाद एक आता है आपका एजुलाफ्रन के साथ सहजीवी, तो एनाबिना इसका एग्जाम्पल आता है। जो नेक्स्ट आता है वो आता है फ्री लिविंग। फ्री लिविंग की अपन बात करेंगे जिसे मुक्त जीवी होता है। सहजीवी एक दूसरे के सहयोग से अपना जीवन यापन करता है और मुक्त जीवी होता है वो क्या होता है, अपना स्वतंत्र रूप से अपना भोजन बनाता है, स्वतंत्र रूप से अपना रहता है। तो ये जैसे एक होता है परपोषी प्लस प्रकाश संश्लेषी। तो परपोषी क्या होता है, दूसरे के ऊपर निर्भर रहना परपोषी कहलाता है, और प्रकाश संश्लेषी भी होता है कि ये अपना भोजन खुद तैयार करता है। यह राइजोबियम की इंपॉर्टेंट प्रजातियों की बात करें, राइजोबियम मेलिलोटाई है, बरसीम के अंदर ट्राइफोलाई है, मेथिरिजिका सेंजी के अंदर राइजोबियम जापोनिकम है, आपकी मूंगफली की फसल के अंदर है ना, मोस्टली सोयाबीन इसका आंसर आता है। तो कुल मिला के इस प्रकार से अपन बात करेंगे राइजोबियम की जो प्रजातियां हैं जो एग्जाम की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फास्फोरस विलेयकारी बैक्टीरिया आते हैं। तो फास्फोरस विलेयकारी बैक्टीरिया के अंदर पीएसबी का अर्थ होता है फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, है ना, पॉलीमिक्सा, और एक आता है जिसे बेसिलस पॉलीमिक्सा और मेगाथीरियम इसकी बेस्ट प्रजातियां आती है। एक आता है पीएसएफ, एफ का अर्थ होता है यहाँ फंगस, ऐसी फंगस जो आपके फास्फोरस का विलेयकारी अवस्था में या उसको सॉल्यूशन अवस्था में बदलने का कार्य करती है, एस्परजिलस एवामेरी और एस्परजिलस कैंडिडस। एक आता है पीएस आपका पीएसए का अर्थ होगा फास्फोरस सोल्यूबल एक्टिनोमाइसिटीज। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस जो आपकी एक्टिनोमाइसिटीज होती है वो फास्फोरस को विलेयकारी अवस्था में बदलती है। उसके बाद में नीलहरी शैवाल के बारे में पढ़ा। नीलहरी शैवाल एक प्रकार की हरी काई है जो लगभग 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। एजुला है, एजुला बेस्ट बायो फर्टिलाइजर इन राइस, राइस के लिए सबसे बेस्ट बायो फर्टिलाइजर है वो कौन सा है आपका, वो है आपके एजुला। यहां अपन बात करेंगे राइजोबियम जीवाणु के द्वारा या राइजोबियम कल्चर के द्वारा किस प्रकार से सीड ट्रीटमेंट किया जाता है, बीजोपचार किस प्रकार से किया जाता है। आज अपन बात करेंगे इसके बीजोपचार की। तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे सामान्यतः 10 से 12 केजी बीजों को उपचारित करने के लिए 1 पैकेट जैव उर्वरक प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि जैसे जिन फसलों की जो बीज दर है वो 10 से 12 केजी है, तो जिन फसलों की बीज दर 10 से 12 केजी है इसके अंदर अपन है ना राइजोबियम की जो कल्चर काम में लेंगे वो लेंगे 200 ग्राम। 200 ग्राम का अर्थ क्या होता है, 1 पैकेट। तो ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। अब देखो आवश्यक सामग्री है, अपन 500 ग्राम या 500 ml पानी लेते हैं और उस पानी लेने के बाद उस पानी को गर्म करते हैं और उसमें 50 ग्राम गुड़ डालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 10 से 12 किलोग्राम बीजों के लिए आप आधा लीटर पानी लो, उसमें लगभग 50 ग्राम क्या डालना है आपको, गुड़ डालना है, और उसमें 1 पैकेट का अर्थ क्या होता है 200 ग्राम। जैसे इस सॉल्यूशन को आपने गर्म किया, गर्म करने के बाद वापस ठंडा करो और ठंडा करने के बाद इसमें 1 पैकेट कल्चर की आप डालते हो। तो 1 पैकेट आप कल्चर की डालते हो तो बीजों पर देखो इस जैसे आपने है ना जैसे एक परत के ऊपर बीजों की एक है ना जैसे ऐसे आपने सीट बनाया और सीट बना के ये जो आपने सॉल्यूशन तैयार किया है इसको सॉल्यूशन को झारे के द्वारा इसके ऊपर बीजों के ऊपर है ना अपन छिड़काव करते हैं और इसको इस प्रकार से मिला देते हैं कि बीजों के ऊपर एक कोट बन जाए। कोट का अर्थ क्या होता है, एक परत बन जाए, ठीक है।
तो यहाँ पर पानी की मात्रा 500 ml, गुड़ है आपका 50 ग्राम। इसको दोनों को गर्म करेंगे, ठंडा करने के बाद एक पैकेट कल्चर का डालेंगे और एक पैकेट कल्चर का डालने के बाद आप है ना इस केमिकल्स के द्वारा आप क्या करते हो, इसको है ना जिसे छिड़काव करते हो, ये आपके जो सॉल्यूशन है सॉरी केमिकल। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, जैसे इसको आसानी से मिलाएंगे तो बीजों के ऊपर एक परत चढ़ जाएगी। तो बीजों के ऊपर जो परत चढ़ रही है, इस परत को क्या बोलेंगे, सीड कोटिंग। सीड का अर्थ होता है बीज और कोटिंग का अर्थ होता है उसके ऊपर एक आवरण का बनना। तो आपसे पूछा जाए बीजों के ऊपर परत चढ़ने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे अपन, सीड कोटिंग। ध्यान दीजिए वापस, आप बीज उपचार राइजोबियम से करोगे तो सबसे पहले 10 से 12 किलोग्राम जो आपके दालनी फसलों के बीज है उसके लिए एक पैकेट राइजोबियम का लेंगे। 500 ml या 500 ग्राम आप पानी गर्म करो, उसमें 50 ग्राम आप गुड़ डालो, फिर उसको गर्म पानी को वापस ठंडा करो और फिर उसमें कल्चर डाला जाता है। और कल्चर डालने के बाद में क्या होता है कि बीजों के ऊपर है ना समान रूप से उसको फैलाया जाता है और उसका एक लेयर बनाया जाता है। लेयर बनाने के बाद में है ना जिसे वो क्या होता है, सीड कोटिंग, एक बीजों के ऊपर एक परत चढ़ जाती है और बीज क्या होता है, राइजोबियम से उपचारित हो जाता है। लेकिन यहाँ देखो अपन बात करेंगे, जैसे जिन फसलों की बीज दर आपके 60 से 80 किलोग्राम होती है, जिन फसलों की जो बीज दर है वो 60 से 80 किलोग्राम होती है, उनके लिए आप राइजोबियम की 3 पैकेट या 600 ग्राम मात्रा काम में लेते हैं। यहाँ आपने देखा होगा मूंगफली है, आपका सोयाबीन है, आपका चना है, इन फसलों के अंदर जो बीज दर है वो 60 से 80 या 80 से 100 किलोग्राम होती है, तो वहां 3 पैकेट आप काम में लोगे। उसके बाद में देखो एक आता है जिसे बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया, बीज उपचार का सही क्रम कौन सा है। तो बीज उपचार का सही क्रम जो है, एक देखो यहाँ फफूंदनाशी, एक आता है कीटनाशक, एक आता है राइजोबियम। तो सबसे पहले जिसे इसको अपन ये भी बोल सकते हैं FRI या इसको बोल सकते हैं FKR, फकीरा। तो यहां पर देखा होगा आपने, यहां F का अर्थ क्या होता है, फफूंदनाशक, I का मतलब क्या होता है, इंसेक्टिसाइड, और यहां पर R का अर्थ क्या होता है, राइजोबियम कल्चर, और यहां F का मतलब फफूंदनाशक, यहां K का मतलब कीटनाशक, R का अर्थ क्या होता है आपका, राइजोबियम। तो यहां कुल मिला के बात करेंगे अपन, इसका जो सही सीक्वेंस है, सही इसका जो क्रम है, उस क्रम के अंदर सबसे पहले फफूंदनाशक से, फिर कीटनाशक से और फिर राइजोबियम प्रजाति से बीजों को उपचारित किया जाता है। यदि इस सीक्वेंस को आपने थोड़ा बहुत बदल दिया, जैसे FRI, तो यहां पर देखो FR जो I है आपका, इसके अंदर जैसे आपने पहले फफूंदनाशक से फिर राइजोबियम से, तो बीजों को राइजोबियम से उपचारित करने के बाद में यदि आपने इंसेक्टिसाइड से इसको उपचारित किया है, तो इंसेक्टिसाइड के द्वारा उपचारित करने से इस राइजोबियम जीवाणु को क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपका बीजोपचार का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल क्या होता है, बिगड़ता है। इसलिए यहां आपसे पूछा जाए कि बीज उपचार का सही मेथड कौन सा है, तो फफूंदनाशक, कीटनाशक, उसके बाद राइजोबियम। एक होता है, आजकल देखा होगा आपने, जैसे बहुत सारे पौधों की जड़ों को भी उपचारित किया जाता है, तो जड़ उपचारित करने के लिए अपन क्या प्रोसीजर काम में लेंगे। तो यहाँ देखो कुछ फसलों को रोपाई से पहले जैव उर्वरक से उपचारित किया जाता है। जैसे यहाँ अपन बात करेंगे, टमाटर की आपने नर्सरी लगाई, बैंगन की नर्सरी लगाई, गोभी, मिर्च, प्याज आदि की आपने नर्सरी लगाई। तो ये नर्सरी लगाने के बाद में देखो क्या हुआ कि आप जब इसको मुख्य खेत में ट्रांसफर करते हो, तो मुख्य खेत में जब आप इसको ट्रांसफर करते हो तो आप क्या करते हो, जैसे कल्चर का एक सॉल्यूशन तैयार करते हो। जैसे 4 किलोग्राम जैव उर्वरक को 20 से 25 लीटर पानी के अंदर घोल बनाकर पौधों को रोपाई से पूर्व 20 से 25 मिनट तक इस घोल के अंदर डुबोना चाहिए। जैसे आपने टमाटर का एक नर्सरी तैयार किया, तो टमाटर का जो नर्सरी है उसको आप है ना, जैसे मुख्य खेत में आप ट्रांसप्लांट करोगे, तो ट्रांसप्लांट से पहले 4 लीटर जो बायो फर्टिलाइजर है, उस बायो फर्टिलाइजर को 20 से 25 लीटर पानी के अंदर आप 20 से 25 मिनट तक डुबोगे। उससे क्या होता है, जिससे आपका जो बायो फर्टिलाइजर है उससे पौधों की जड़ें उपचारित हो जाती है और वो ग्रोथ है ना तीव्रता से करते हैं। एक आता है आपका मृदा उपचार। आजकल मृदा सॉइल जो ट्रीटमेंट है वो भी किया जाता है। इस विधि में जो एजोटोबैक्टर है, एजोस्पेरलम है या PSB है,
यहाँ पर पीएसबी फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, जिसे मैंने पहले बताया, पॉलीमिक्स और मेगाथीरियम जो है कल्चर का प्रयोग किया जाता है। और इस क्रिया में 5 केजी जैव उर्वरक को 50 केजी मिट्टी में डालकर बुआई के 24 घंटे पूर्व मिट्टी में डाला जाता है। तो जो सीड ट्रीटमेंट था उसके अंदर मैंने बताया, एक आता है जिसे जो पौध है, पौध ट्रीटमेंट, एक आया सॉइल ट्रीटमेंट है। तो इस विधि में एजिस्पोरम और जो एजिटोबैक्टर है, एजिस्पाइरलम है, पीएसबी है का कल्चर प्रयोग किया जाता है। इस क्रिया में 5 केजी बायो फर्टिलाइजर जो होता है वो 50 केजी मिट्टी में डालकर बुआई के 24 घंटे पूर्व मिट्टी में डाला जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो बायो फर्टिलाइजर और सीड ट्रीटमेंट था। उसके बाद देखो अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो यहाँ देखो, जब पीएच मान 5 या इससे कम हो जाता है तो लेग्यूम्स में गांठ का जो विकास है वो रुक जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब दाल वाली फसलों के अंदर मृदा का पीएच 5 से कम हो जाता है तो लेग्यूम्स में जो गांठ बनता है, नोडल्स जो बनता है, वो बढ़ने की प्रोसेस धीमी हो जाती है। एक आता है बैक्टीरिया एवं एक्टिनोमाइसिटीज। तो यहाँ बैक्टीरिया एवं एक्टिनोमाइसिटीज की जो वृद्धि है वो साड़ी पीएच मान से कम होने पर रुक जाती है, लेकिन फंजाई पर पीएच का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज की जो ग्रोथ है वो साड़ी पीएच मान से कम होने पर रुक जाती है, लेकिन फंजाई जो होता है, फंगस होता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। अवायुजीवी का उदाहरण क्लोरोस्ट्रीडियम, एजिटोबैक्टर का जो उपयोग है चावल, कपास और गन्ना, एजोस्पायरम जो है आपकी मोस्टली जवार की फसल में काम में ली जाती है। तो ये आपका जो बायो फर्टिलाइजर तो जो था वो आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक अपन लेके आएंगे वो है आपका, वो टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अपन बात करेंगे। धन्यवाद।